हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है। हिंदी का फुल टेस्ट होने वाला है ये, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या ऑल इंडिया का हिंदी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1 से 5 में गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसका आंसर देने हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इससे दोष नहीं, गुण ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वे विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा करें? यह भी संभव नहीं है कि उपर्युक्त प्रक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही, कई भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप भी तो विकृत नहीं कर रही। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी है, नहीं बिगड़कर कुछ और नहीं तो होती जा रही है। तो इसका आंसर देना है। इसमें बताया गया है इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। इसमें हमें शीर्षक बताना है। इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक होगा हिंदी सजीव भाषा हो सकता है। हिंदी सजीव भाषा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी सजीव भाषा। हिंदी सजीव भाषा है। हिंदी सजीव भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किन बात को ध्यान रखना चाहिए? हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसमें, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें हमें हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से बनाकर स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही है। बी में दिया गया है अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा रूप तो विकृत नहीं हो रहा है। तीसरे में दिया है दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के ग्रहण करने से बिगड़ कर नहीं, कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही है। इसमें हमें सभी ध्यान देने हैं, तो इसके उपयुक्त सभी बनेगा। सभी को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी का प्रचार बढ़ाने के कारण शब्दों का आगमन उचित है। हिंदी का प्रचार बढ़ाने के कारण। इसमें 3 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी का प्रचार बढ़ाने के कारण। हिंदी का प्रचार बढ़ाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, वह कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं। हिंदी में अरबी और फारसी के शब्द हैं। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं। हिंदी में और भी अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें उपयुक्त सभी। इसमें सभी भाषाओं के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है और दोष नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है, यह अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। इसमें अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति है। यह दोष नहीं है, यह गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, पै फै भै भै और मैं व्यंजन होते हैं। यह किस प्रकार के व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बताना है। तो ये होते हैं हमारे ओष्ठ्य व्यंजन। ये हमारे ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन पै वर्ग में जितने वर्ण आते हैं वे हमारे सभी ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, रस की निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता? भक्ति रस का आलम्बन निम्न में से कौन नहीं हो सकता? क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र नहीं हो सकता। भक्ति रस का आंदोलन पुत्र नहीं हो सकता, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में रस की निष्पत्ति दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन पुत्र नहीं हो सकता, जबकि देवता भी हो सकता है, गुरुजन भी हो सकता है और ईश्वर भी, क्योंकि भक्ति इसमें देखा है भक्ति देवताओं से भी, गुरुजनों से भी, ईश्वर से, सभी से हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए क्या है? जिसका शत्रु ही पैदा नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यह क्वेश्चन हमारा
अभी पहले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। इसका राइट आंसर बनेगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? मीन। तो मीन किसका पर्यायवाची शब्द बनेगा? यह बनेगा मत्स्य का। मत्स्य मतलब मछली का पर्यायवाची बनेगा, मछली के मछली का, मत्स्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? घनिष्ठता, घनिष्ठता बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। घनिष्ठता, तो घनिष्ठता का होगा घनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर सी, घनिष्ठता बनेगा इसका, घनिष्ठता, घनिष्ठता बनेगा इसका शुद्ध रूप, घनिष्ठता बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। इसमें उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं हमारे? क्वेश्चन नंबर 11 में डाटा से बताना है। उसमें उत्तम पुरुष, ओ उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम। मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, मैं और हम। तो इनमें जिन शब्दों को बोलने में, जिन शब्दों को बोलने में अपने लिए प्रयोग करता है, जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं, हम, ये हमारे उत्तम पुरुष हैं। नेक्स्ट, कटोरे भर उसने खीर खाई। इस वाक्य में, इसमें अव्यय बताना है हमें। इसमें अनुबंध संबंधबोधक अव्यय कौन सा है? इसमें अनुबंध, अनुबंध सब, अनुबंध संबंधबोधक अव्यय कौन सा बनेगा? तो इसमें अव्यय बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में भर। इसमें हमारा भर प्रत्यय है कि इसमें होता है कट उसने कटोरे भर खीर, कटोरे भर खीर खाई, कटोरे भर खीर उसने खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनेगा हाथी आता है। हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में क्या होता है? तो हाथी आता है का बहुवचन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। हाथी आता का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें बनेगा हाथी आते हैं, हाथी आते हैं। पहले में दिया गया हाथी वो आता है, यह कोई वाक्य नहीं बनेगा, यह गलत हो जाएगा। हाथी आते हैं, यह नहीं बनेगा। हाथी आते हैं, यह नहीं है, जबकि हाथी आते हैं इसमें दिया गया हैं। हाथी आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी आते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की कहानी लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा इसका राइट आंसर बनेगा, प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होता है? कुल, कुल एक शब्द दिया गया है कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है वंश, जबकि कूल का अर्थ क्या होता है? कूल का, तो कूल का अर्थ होता है हमारा किनारा। इसका अर्थ होता है हमारा किनारा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, किनारा। इसका अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा? गहरा का भाववाचक क्या बनेगा? गहरा। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है गहरा। तो गहरा का भाववाचक बनेगा हमारा गहराई। ऑप्शन नंबर 1, इसका भाववाचक बनेगा गहराई, गहराई। गहराई शब्द एक भाववाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है जय। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय। तो जय का विलोम शब्द क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 में? जय का बनेगा पराजय। जय का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पराजय। जय का बनेगा पराजय, पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताना है देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का समास बनेगा हमारा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और जिसमें हमारी विभक्ति आती है वह हमारा तत्पुरुष समास में जाता है। तो इसमें के लिए विभक्ति आई है तो हमारा तत्पुरुष समास में जाएगा, देश के लिए भक्ति, इसमें बनेगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? तो ये भेद होते हैं हमारे अनुभाव के। कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक ये भेद हमारे अनुभाव के होते हैं, अनुभाव के, अनुभाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें हमें तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 में तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो इसमें तद्भव शब्द बनेगा हमारा ओझा। ओझा, ओझा हमारा तद्भव शब्द है। यह है उपाध्याय, तत्सम शब्द से बना है। उपाध्याय तत्सम शब्द से बना है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? इसका तत्सम शब्द होता है हमारा उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय इसका तत्सम शब्द बनता है। नेक्स्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। विशेषण बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में विशेषण। तो इसमें विशेषण बनेगा हमारा
ऐतिहासिक, जो किसी की विशेषता बताते हैं वे सभी हमारे विशेषण कहलाते हैं। ऐतिहासिक शब्द विशेषण है, जैसे ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज। ऐतिहासिक क्या है? जो किसी की विशेषता होता है। ऐतिहासिक एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में अविलंब और अविलंब शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अवलंब और अविलंब का सही अर्थ क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा भी जा चुका है। अवलंब और अविलंब का क्वेश्चन नंबर 22 में, तो अवलंब का होता है, अवलंब का होता है हमारा सहारा, अवलंब का बनेगा हमारा सहारा, और अविलंब का बनेगा हमारा शीघ्र, मतलब बिना देरी के, शीघ्र, अविलंब बिना देरी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है किनारा से के लिए सही शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। किनारा के लिए, किनारा शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तट, तीर और कगार। तट, तीर और कगार। क्वेश्चन नंबर 23 बनेगा तट, तीर और कगार, इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा किनारा का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में, तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक, कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कारक बताना है। तो बताइए इसके राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 25 में कृष्ण ने कंस को मारा, तो इस वाक्य में बनेगा कर्ता और कर्म। कृष्ण ने कंस को, कर्ता ने कर्म को, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कृष्ण ने कंस को मारा, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताना, जिसका वर्ण कर्म आदि लघु मध्य गुरु अंत्य लघु हो उसका गण होगा। जिस वर्ण कर्म आदि लघु मध्य गुरु और अंत लघु होगा उसका गण क्या होता है? तो गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या क्वेश्चन नंबर 26 में गणों की संख्या होती है हमारी 8 गणों की संख्या होती है। और प्रत्येक गण में कितने वर्ण आते हैं? ये गणों की संख्या हमारी 8 होती है। प्रत्येक गण में आते हैं हमारे तीन तीन वर्ण आते हैं, 3 गण। तो इसमें लघु शब्द कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जगण। जगण शब्द हमारा लघु मध्य और अंत्य लघु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में। वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्वेश्चन नंबर में वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें दिया गया है वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें दिया गया है, इसमें है दिया गया है, अंक बिंदी लगाइएगा, इसमें अंक बिंदी नहीं लगेंगी। बी में दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में, बी में दिया गया है वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें दिया गया है वाह, इसमें हमारा विस्मयादिबोधक नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। वाह इसमें हमारा प्रश्नवाचक दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद बनेगा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव बनेगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताना है सत्य आग्रह का सही समासिक विग्रह बताना है। सत्याग्रह का, तो सत्याग्रह का समासिक विग्रह बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 में। राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसका राइट आंसर बन जाएगा सत्य के लिए आग्रह, क्वेश्चन नंबर 29 में सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कमल और कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल और कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर बताना इसका क्या होगा? तो इसमें वाचक शब्द का लोप हुआ है। कमल और कोमल सप्रीत पंक्ति में वाचक शब्द का लोप हुआ है। ऐसे पद जो उपमेय कोमल कर और उपमान कमल की समानता प्रकट करते हैं वाचक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अपने मुंह मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या मुहावरे का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 31 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग बनेगा? क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर बताना है। तो परिक्रमा में
कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है हमारी कैसा और कैसी से। कैसा और कैसी से स्त्रीलिंग की पहचान होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 33 में राइट आंसर बनेगा हमारा, ये इसमें दिया गया है, सौभाग्य कैसा है, काव्य कैसा है, चंद्र कैसा है, जबकि सुंदरता कैसी है। सुंदरता कैसी है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, सुंदरता कैसी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 में इसमें दिया गया है अल्पज्ञ और बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। उसमें दिया गया है समस्त और अभ्यस्त, ये गलत दिया गया है। संयुक्त और संधि युक्त, ये भी गलत दिया गया है। अज्ञ और अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये भी गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर बनेगा अल्पज्ञ और बहुज्ञ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ और बहुज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। इसमें दिया गया है श्लेष अलंकार, जमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो इसमें हमारा अतिशयोक्ति शब्द अलंकार नहीं है। यह हमारा अर्थ अलंकार है, यह अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। अतिशयोक्ति जो है हमारा ये अर्थ अलंकार है, जबकि श्लेष, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति आदि हमारी शब्द अलंकार के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। जो कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। कौन सा बनेगा, अभूतपूर्व बनेगा या अभूतपूर्व, ये वाला सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। इसमें आपको वर्तनी के हिसाब से शुद्ध बताना है कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 36 में। तो अभूतपूर्व हमारा किस तरह से लिखा जाता है, अभूतपूर्व लिखा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से अभूतपूर्व हमारा लिखा राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पाप का तत्सम रूप क्या है। पाप का तत्सम रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 बताना है, पाप का तत्सम रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर बनेगा पाद। पाद हमारा पाप का तत्सम रूप शुद्ध है, पाप का तत्सम रूप है पाद। नेक्स्ट, जबकि पाप कैसा है, ये हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 12 मात्राओं पर होती है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हरिगीतिका। हरिगीतिका में छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका, यह भी आपको यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर बताना है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इसमें दिया गया है दोहावली, जो कि तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की है, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास की। इसमें दिया गया है यामा, यामा तुलसीदास की नहीं है। तो यामा है किसकी, यह हमारी महादेवी वर्मा की, यह हमारी महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा बनेगा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर बताना है, तो ये बनेगा हमारा बचपन। क्वेश्चन नंबर डी, ये बनेगा हमारा बचपन। क्वेश्चन नंबर डी, राइट आंसर बनेगा बचपन। तो 40 में राइट आंसर बनेगा बचपन, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, इनमें कौन सा शब्द देशज है। इसमें आपको देशज शब्द बताना है, देशज शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 में देशज शब्द, तो देशज शब्द बनेगा हमारा खिड़की। खिड़की हमारा देशज शब्द है, खिड़की एक देशज शब्द है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, जबकि अन्य शब्द की उत्पत्ति, आग शब्द हमारा अग्नि से बना है, बच्चा बत से बना है, फूल पुष्प से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बताना है, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इंसानियत का संधि विच्छेद बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंसान। एक निकलेगा हमारे यहाँ से इंसान, मूल शब्द निकलेगा इंसान, और ये बनेगा इंसान ईयत, ईयत, इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
43 वही गति सांप छछूंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? वही गति सांप छछूंदर केरी। क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा दुविधा में पड़ जाना। दुविधा में पड़ जाना। वही गति सांप छछूंदर केरी, इसका राइट आंसर बनेगा दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नीली कमीज वाले नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। इसमें रचना के आधार और वाक्य का सही व्यक्ति पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है या किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 44 में तो यह कैसे किस प्रकार का वाक्य है? तो यह सिंपल वाक्य हमारा, यह हमारा सिंपल मतलब सरल वाक्य है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह हमारा सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है। इसमें हमारे ईयर अलावा बताने हैं आपको, ईयर अलावा उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 45 में ईयर अलावा बताना है। उसमें हमारा पहला और लास्ट का वाक्य हमारा स्थायी होता है, जबकि अन्य हमारे बताने होते हैं। इसका कौन सा सही होगा? तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, इसमें बताना ये हमारा पहला बनेगा। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो पहले बनेगा हमारा ले, फिर ये, और फिर बनेगा हमारा रे, फिर वे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में राइट आंसर बनेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 बनेगा ए। इसका ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 विशेष्य वह होता है। विशेष्य हम किसी को बोलते हैं, विशेष्य की क्या परिभाषा है? क्वेश्चन नंबर 46 में विशेष्य की परिभाषा बता दी है। तो विशेष्य की क्या परिभाषा होती है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे उसकी फ्रॉक गुलाबी है, तो इसमें विशेष्य क्या है? इसमें विशेषता है गुलाबी। उसकी फ्रॉक गुलाबी है, तो इसमें विशेष्य क्या बनेगा? उसकी हमारी विशेष्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 डंका बजाना का क्या अर्थ है? डंका बजाना। क्वेश्चन नंबर 47 में डंका बजाने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 47 में डंका बजाने का अर्थ है प्रचार करना डंका बजाने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो। इसमें हमारा रेखांक बैठकर का भेद बताना है या किस प्रकार का भेद है बैठकर। क्वेश्चन नंबर 48 में तो यह हमारा है, इसमें दवा है वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो। तो रेखांकित पद पूर्वकालिक कृदंत है। यह हमारा पूर्वकालिक कृदंत है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा पूर्वकालिक कृदंत है। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है, जो मुख्य क्रिया को पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह नहाकर पूजा करता है, तो वह, जैसे एक वाक्य है वह नहाकर पूजा करता है, तो वह पूजा करने से पहले क्या करता है? वह पूजा करने से पहले नहाता है, तो वह पूजा करने से पहले नहाता है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे वह एकांत में बैठकर भजन करो, वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, मतलब भजन करने से पहले गया है वह वहाँ पर बैठ जाओ फिर भजन करो, यह पूर्वकालिक कृदंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी इसमें रिक्त स्थान में भरना है नहीं होता। तो क्या नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 49 में बताना है वह अधीर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 49 में धैर्यवान व्यक्ति अधीर नहीं होता। अधीर का मतलब होता है धैर्य रहित, मतलब नहीं छोड़ता वह अपना, धैर्य रहित, इसका मतलब होता है धैर्य रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 50 में तो उसको कहते हैं हम संधि। दो समीवर्णी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आज की हमारा हिंदी टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होता है।
क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।